हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए हैं, आज से हम जीएस में नए सब्जेक्ट पॉलिटी को शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ विशेष बिंदुओं को समझते हैं। तो स्टूडेंट, विशेष बिंदुओं में हम क्या समझेंगे? विशेष बिंदुओं में हम समझेंगे जो पॉलिटी होती है जिसको राज्य व्यवस्था कहते हैं, और स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस होती है जिसको राजनीति विज्ञान कहते हैं, और पॉलिटिक्स होती है जिसे राजनीति कहते हैं, और पॉलिटिशियन होता है जिसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। इन सभी में अंतर को समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसे पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में अंतर ही नहीं पता होता है। तो स्टूडेंट पॉलिटी शुरू करने से पहले पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, फिर पॉलिटी सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ेंगे टॉप तक। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉलिटी को समझते हैं, जिसे हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, जो राज व्यवस्था शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, राज्य प्लस व्यवस्था। स्टूडेंट, राज्य प्लस व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले राज्य शब्द को समझते हैं, उसके बाद व्यवस्था को समझेंगे। तो स्टूडेंट, राज्य का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ राज्य का मतलब स्टेट वाले राज्य से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, एक देश से है। तो स्टूडेंट, एक राज्य अर्थात जिसको हम राष्ट्र कहते हैं या देश कहते हैं, हम किस किस को राष्ट्र कह सकते हैं, किस किस को राज्य कह सकते हैं, या किसको कंट्री कह सकते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। उसके बाद व्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, किसी देश के लिए, किसी कंट्री के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व होता है क्षेत्रफल। स्टूडेंट, बिना क्षेत्रफल के कोई कंट्री नहीं हो सकता, कोई राज्य नहीं हो सकता। नंबर सेकंड, जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को राज्य कह रहे हैं, किसी को कंट्री कह रहे हैं, किसी को देश अगर कह रहे हैं, तो वहां जनसंख्या होना आवश्यक है। इसका मतलब स्टूडेंट, क्षेत्रफल होना आवश्यक है, जनसंख्या होना आवश्यक है, और कौन सा तत्व होता है किसी देश का या राष्ट्र का? तो स्टूडेंट, वहां सरकार भी होना चाहिए। स्टूडेंट, ये तीन फैक्ट होने के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण अंग क्या होता है राष्ट्र का या देश का? तो संप्रभुता। तो स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्षेत्रफल तो सभी लोग जानते हैं, अर्थात जमीन का टुकड़ा। जनसंख्या सभी लोग जानते हैं, अर्थात जनता। सरकार सभी लोग जानते हैं, शासन करने वाले सिस्टम को सरकार कहते हैं। तो स्टूडेंट, संप्रभुता शब्द हो सकता है कि आप लोग नहीं समझ पाए हो। संप्रभुता शब्द को समझते हैं, उसके बाद हम एक देश को, एक राष्ट्र को, एक कंट्री को अच्छे से समझ जाएंगे। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि किसी को हम राष्ट्र कब कहेंगे, किसी को हम देश कब कहेंगे? अगर ये चार तत्व हैं तभी हम किसी को राष्ट्र कह सकते हैं या किसी को देश कह सकते हैं। अगर ये चार तत्व नहीं हैं तो हम किसी को देश, किसी को राष्ट्र या किसी को कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, चार तत्वों में क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार तो सभी लोग जानते होंगे। स्टूडेंट, इसका जो चौथा स्तंभ है संप्रभुता, इसको समझते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा भारत संप्रभुता कंट्री है, अर्थात संप्रभु कंट्री है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, भारत के अंदर क्या होना है, भारत के बाहर क्या होना है, यहाँ के सारे फैसले हमारी सरकार लेती है, अर्थात इस देश की सरकार सारे निर्णयों को लेती है। भारत के अंदर और भारत के बाहर के सभी निर्णयों को भारत सरकार लेती है, इसलिए हमारा देश संप्रभु है। स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में किसी ने आक्रमण किया है तो हमें उस पर आक्रमण करना है या नहीं करना है, हम किसी देश से पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्टूडेंट ऐसा होता तो हम संप्रभु नहीं होते। संप्रभुता का मतलब ये होता है स्वयं के प्रभु, अर्थात हम अपने देश के सभी निर्णय, चाहे वो आंतरिक हो या वो बाहरी हो, सभी निर्णय वो देश खुद लेता है। उस देश को हम स्वयं का प्रभु देश कहते हैं, या संप्रभुता कंट्री कहते हैं, या सोवरेन कंट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको संप्रभुता शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, हम किसी को देश या किसी को राष्ट्र कब कह सकते हैं? उसमें क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और वहां पर संप्रभुता होनी चाहिए। तभी हम उस देश को देश कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, कंट्री कहेंगे। अगर इन तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं है तो हम उसको राष्ट्र नहीं कहेंगे, हम उसको कंट्री नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को राज्य का दर्जा हम कब देते हैं, या किसी को कंट्री, किसी को देश का दर्जा कब देते हैं? तो स्टूडेंट, ये चार तत्व अगर हैं
तो हम देश का दर्जा देते हैं। अगर ये चारों तत्व नहीं है तो हम उसे देश का दर्जा बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब स्टूडेंट हम व्यवस्था शब्द को समझते हैं। तो स्टूडेंट व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली, जिसको हम सिस्टम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, उनको चलाने के लिए बहुत प्रकार की प्रणालियां हुआ करती हैं, अर्थात बहुत प्रकार के सिस्टम हुआ करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट लोकतंत्र है, राजतंत्र है, धर्मतंत्र है, कुलीन तंत्र है, तानाशाही है। स्टूडेंट अलग अलग देशों में अलग अलग ये तंत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब है वहां एक राजा होगा, वो पूरे देश को चलाएगा। कहीं धर्मतंत्र होता है, अर्थात धर्मतंत्र का मतलब होता है कोई पुजारी होगा या कोई मौलाना होगा या कोई पोप होगा, वो देश को चलाएगा। कुलीन तंत्र का मतलब होता है स्टूडेंट कि कहीं पर कुछ उच्च वर्ग के लोग, जो पैसे वाले लोग होंगे, उच्च वर्ग के लोग होंगे, अगर वो देश को चलाएं, तो स्टूडेंट वहां के तंत्र को कुलीन तंत्र कहते हैं। स्टूडेंट तानाशाही सभी लोग जानते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके शब्द ही कानून हो और उसके शब्द ही संविधान हो और उसके शब्द ही न्याय हो, उसी को हम तानाशाही कहते हैं। इसको स्टूडेंट हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है तानाशाही में। तो स्टूडेंट ये बहुत सारी प्रणाली हैं, बहुत सारी ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो स्टूडेंट इन सभी व्यवस्थाओं में हमारे देश ने कौन सी व्यवस्था अपनाई हुई है? हमारे देश ने लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई हुई है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो हमारे यहाँ जनता का शासन कहाँ है? तो दोस्तों जनता का ही शासन है। कैसे है? तो जैसे कि आप हर एक 5 साल के बाद में विधायक या सांसदों को चुनते हैं, तो विधायक और सांसद ही सरकार का अंग होते हैं, अर्थात वही लोग इस देश को चलाते हैं जिनको आपने चुना है। तो आपने अपनी सहमति से जिनको चुना है वो देश को चलाते हैं, तो उसी को स्टूडेंट जनता का शासन कहते हैं। स्टूडेंट जो जनता का शासन होता है वो किसी न किसी नियमों के तहत चलेगा। तो जो नियम जहां लिखे रहते हैं उसे संविधान कहते हैं, अर्थात स्टूडेंट ऐसी कानूनी बुक जिसमें सभी नियम कायदे कानून लिखे हों उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अर्थात संविधान कहते हैं। तो स्टूडेंट राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था का मतलब होता है राज्य अर्थात कंट्री, और व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है स्टूडेंट कोई सी एक व्यवस्था होगी आपके यहाँ और उस व्यवस्था में बहुत सारे नियम कायदे कानून होंगे, तो उन सभी नियम कायदे कानून को और उस देश को मिला के राज्य व्यवस्था बनती है। आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे राज्य व्यवस्था को। स्टूडेंट अब समझते हैं हम राजनीति विज्ञान, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी हम पढ़े थे, पूरे विश्व में बहुत सारे कंट्री हैं और बहुत सारे कंट्रियों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो स्टूडेंट कोई एक व्यवस्था और उस देश को राज्य व्यवस्था कहते हैं। राजनीति विज्ञान में कौन कौन आता है? तो स्टूडेंट राजनीति विज्ञान में सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानना और उसका विश्लेषण करना राजनीति विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब स्टूडेंट एक देश और उस देश की एक व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं और सभी देशों की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना और उसका विश्लेषण करना राजनीति विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट जैसे राज्य व्यवस्था में हमारा देश है और हमारे देश में सिर्फ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र और देश को मिला के राज्य व्यवस्था कहेंगे। और जितने भी तंत्र होते हैं उन सभी तंत्र को हम कहाँ पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। सभी देशों की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना और विश्लेषण करना राजनीति विज्ञान कहलाता है। आई होप स्टूडेंट राजनीति विज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है हिंदी में राजनीति। ये राजनीति क्या होता है? तो स्टूडेंट राजनीति होता है विशेष नीतियों के द्वारा शासन करना, अर्थात जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को ऊंचा करना राजनीति कहलाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा राजनेता का कार्य क्या होता है? राजनेता का कार्य होता है आम जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन को ऊंचा करना। स्टूडेंट सामाजिक जीवन का मतलब होता है हमारे समाज में कैसी बुराइयां हैं, कैसी अच्छाइयां हैं, कितनी कमियां हैं, उनको दूर करना, हर एक कमियां को दूर करना, अच्छाइयां लाना। और आर्थिक का मतलब होता है पैसे से, अर्थात हमारे देश के सभी लोगों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाना और आर्थिक रूप से ऊंचा करना, ताकि वो अपने जीवन के सभी आवश्यक चीजों को वहन कर सके। तो स्टूडेंट आप अच्छे समझ गए होंगे विशेष नीतियों के द्वारा शासन करना राजनीति कहलाता है।
जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को ऊंचा करना भी कह सकते हैं इसको हम। तो आई होप स्टूडेंट पॉलिटिक्स शब्द भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पॉलिटिशियन शब्द को समझते हैं कि पॉलिटिशियन क्या होता है। पॉलिटिशियन को हिंदी में राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो स्टूडेंट जो राजनीति को करता है, अप्लाई करता है, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, इसको अप्लाई जो करता है उसको राजनीतिज्ञ कहते हैं। अर्थात पॉलिटिक्स को करने वाला पॉलिटिशियन कहलाता है। आई होप स्टूडेंट पॉलिटिशियन शब्द भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, ये चारों शब्दों में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट हम इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे, अर्थात अपना देश और अपने देश की सभी व्यवस्थाएं, अर्थात लोकतंत्र में जो भी नियम कायदे कानून हैं उसको पढ़ेंगे। और सारे नियम कायदे कानून कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। तो अपना देश और पूरे संविधान को पढ़ेंगे, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट इन सभी शब्दों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास लेकर आएंगे।